26। इसके बाद 27 बताया गया था कि अभियुक्त था, पुलिस अभिरक्षा में था, कोई कथन किया, उस कथन के आधार पर कोई चीज बरामद होती है, रिकवर होती है, तो वह बरामदगी और उतना कथन जितने से बरामदगी हुई है अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जा सकेगा, यानी कि सुसंगत होगा। कौन सी धारा हमने बता रखी है? 27। इस पर 4-5 केस भी याद रखना है। एक पुलकुरी कोटैया, दूसरा देवमन उपाध्याय, तीसरा काठी कालू, चौथा मोहम्मद इनायतुल्लाह, पांचवा काजू बनाम स्टेट। कम से कम 4 केस तो याद रखिए आपका क्रम से, और निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन बनता है। फिर 28 बताया गया कि 24 का अपवाद है, यदि उत्प्रेरणा वचन धमकी दूर हो गई, फिर अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है, सुसंगत। 29 बताया गया था कि अगर 24, 25, 26, 27 में संस्कृति नहीं आती और मात्र इस कारण से भी संगत नहीं होगी कि धोखा देकर कराई गई, गुप्त रखने के वचन द्वारा मत व्यक्ति ने कर दिया है, प्रश्न के उत्तर में कर दिया है, या चेतावनी नहीं दी गई थी, तब भी आपका रेलेवेंट होगी, सुसंगत होगी। और केस आपका जो उत्तराखंड इस बार बना था, हो सकता है यूपी में भी बन जाए। उत्तर प्रदेश राज्य बने वर्सेज सिंघाड़ा सिंह। ये केस किससे संबंधित हैं? कन्फेशन से। और सेक्शन अगर पूछ ले कौन सा सेक्शन मारना है? 29। इसके बाद आपका शुरू करना है धारा 30। देखिए आपका यही 2-3 धाराएं बड़ी बड़ी हैं। धारा 30 हो गया, 32। इसके बाद थोड़ा बहुत आपका स्पीड एविडेंस में बढ़ जाएगा, मैंने आधा समय पढ़ाने में आपका 32 तक ले लेता है। मैं बता दूं आधा समय, क्योंकि कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसे कि हम छोड़कर आगे बढ़ जाएं। आइए पहले सह अभियुक्त को पढ़ते समय कहाँ कहाँ से कोरिलेट करना है, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, उन पर ध्यान दीजिए। पहला तो सह अभियुक्त या ए को एक्यूज्ड आपको समझना है कि सेक्शन 30 में है। और दूसरा सह अपराधी दे, ए कम्प्लिक्स दे, अपराध में भागीदार दे, साझीदार दे, अपराध में पार्टनर दे, तो ये 30 से कवर नहीं होगा। एविडेंस का सेक्शन 133। कब बताया गया था भाई आपका शनिवार को भी कि बिहार आयोग हमेशा आपका गलत ही देता है। हिंदी में सह अभियुक्त लिखेगा और इंग्लिश में ए कम्प्लिक्स। तो जब भी सह अभियुक्त और सह अपराधी का क्वेश्चन आए, चाहे प्री में आए या मेंस में आए, तो कम से कम एक बार आप इंग्लिश वर्जन जरूर देखिए। पिछली बार भी बिहार ने मेंस में गलती की है, पूछा है इंग्लिश में ए कम्प्लिक्स और हिंदी में सह अभियुक्त दे दिया है। तो अगर दोनों में विवाद उत्पन्न होता है तो इंग्लिश वर्जन प्रिवेल करेगा, ये सतर्क रहना है। लगातार बिहार, एक और हम क्वेश्चन बताए थे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में भी बिहार लगातार गलत दे रहा है ऑप्शन। आपका प्रतिफल के बिना या जिस करार में कंसीडरेशन न हो वह करार शून्य होता है, लेकिन बिहार करार नहीं लिखा था। क्या लिखा था इस बार जे में? संविदा। संविदा नहीं होती। अब कोई ऑप्शन ही नहीं था तो भाई संविदा मार कर ही आना पड़ेगा। और आयोग ने सही भी माना कि प्रतिफल के बिना संविदा क्या होती है? शून्य। लेकिन वास्तविकता ये है कि संविदा शून्य नहीं होती। क्या शून्य होता है? करार। वो तो संविदा तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि सेक्शन 10 की शर्तों की क्या नहीं किया? पूरा। आगे देखिए, सह अभियुक्त कौन होता है ये पहले देखा जाए। और सामान्य नियम एक पूछा गया, वो भी तब सेक्शन को तोड़ा जाए। केस एक कम से कम याद रखिएगा, 2 केस इस पर याद रखना है। और आपका तमाम टेक्निकल क्वेश्चन बनता है तो पहले सामान्य नियम उठाया जाए। सह अभियुक्त कौन होगा?
यानी कि को एक्यूज्ड कौन होगा, तो बस एक लाइन बताइएगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए यानी कि सेम ऑफेंस के लिए ज्वाइंट ट्रायल हो रहा हो, यानी कि संयुक्त विचारण हो रहा हो, तो आपस में उन्हें सह अभियुक्त कहा जाता है। बस एक लाइन याद रखिएगा, सह अभियुक्त कौन होता है, तो फिर मैं बता रहा हूँ। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपका संयुक्त विचारण चल रहा हो, ज्वाइंट ट्रायल चल रहा हो, और ज्वाइंट ट्रायल भिन्न भिन्न अपराधों के लिए नहीं बल्कि कैसे अपराध के लिए, एक ही अपराध को करने के लिए चल रहा हो, तो आपस में ऐसे व्यक्ति को एक्यूज्ड माने जाते हैं, सह अभियुक्त माने जाते हैं। फिर दूसरा नियम देखिए, आपका यहाँ से प्री में अच्छा क्वेश्चन बना है। दूसरा नियम ये आया कि सामान्य नियम यह है, यानी कि आपका जनरल रूल ये है कि एक सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं की जाती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी दो सह अभियुक्त हैं और ए ने अपना अपराध स्वीकार किया है, तो वह जो कन्फेशन या संस्वीकृति है वह केवल किसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग होगी, ए के, बी के नहीं। यानी कि लेकिन सेक्शन 30 इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है, और पूछा भी गया है कि किस धारा के तहत एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध भी साक्ष्य में प्रयोग होती है। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 30 या 30। और कौन अभियुक्त है, किसके द्वारा, तो किसी एक सह अभियुक्त द्वारा। यानी कि धारा 30 में आपको ये मिलेगा कि दो सह अभियुक्त रहेंगे और ए सह अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करेगा, और अपने अपराध को स्वीकार करते समय किसको फंसाएगा, बी को। यानी कि बी भी हमारे क्या थे, साथ थे, तो ए के खिलाफ तो ये साक्ष्य में प्रयोग ही होगा, और किसके खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग होगा, बी के। यानी कि बताया भी गया था कि हम तो डूब ही जाएंगे, तुम्हें भी क्या करेंगे, लेकर डूबेंगे। तो यह किस धारा का सिद्धांत है, 30 का। अगला नियम आइए, सेक्शन 30 एक ऐसा सेक्शन है जो सिविल मामलों में अप्लाई न होकर केवल और केवल क्रिमिनल मामलों में अप्लाई होता है। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है कि कौन सी धारा केवल आपराधिक मामलों में लागू होगी, तो कौन सी धारा लागू होगी, सेक्शन 30। लेकिन अब जितने धाराएं हैं सबको रट डालना है। 30 हुआ, 53, 53A, 54, 105, 111A बताया था मैं। ये 6 धाराएं केवल और केवल किस में अप्लाई होंगी, तो सिविल में नहीं, किस में, क्रिमिनल में। अब आइए, सामान्य बातें हो गई। केस आप एक याद रखेंगे, केस मैं बता दूं पहले ही, वह केस आप याद रखेंगे कश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी का। यानी कि कौन सा केस याद रखना है, कश्मीरा सिंह। अब आइए, वो केस तो बाद में बताया जाएगा, पहले तो भाई नियम क्या है। देखिए, बेयर एक्ट की जो भाषा है भाई, आप प्रयास ये करिए कि यहाँ तो पढ़ाया ही जा रहा है, आप घर पर जो भी कानून पढ़िए, मैं बता दूं, जो भी आप कानून पढ़िए, ये प्रयास करिए कि सर जैसे एक एक शब्दों को
देखिए आपका सेक्शन 30 क्या कहता है, पहले लिखा जाए उसके बाद भाई एक एक शब्द समझाना पड़ेगा ना, तो तब तक लाइव हो जाएगा। देखिए आपका 30 में एक एक शब्दों को मैं तोड़ रहा हूँ और कैसे आप इसी को एसेंशियल एलिमेंट कहा जाता है, आवश्यक तत्व कहा जाता है। देखिए हेडिंग देखिए, साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती हैं, विचार में लेना। तो देखिए बेरेट क्या कहता है, जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक अपराध के लिए, तो पहला पॉइंट ये हुआ, देखिए ऐसे ही तोड़िएगा कोई भी बेरेट, कि जो व्यक्तियों की संख्या होगी वह एक से क्या होगी, अधिक होगी। यानी कि एक व्यक्ति रहेगा तो ये धारा काम नहीं करेगा। एक से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए, अब एक ही अपराध कौन होगा, इसको जब हम बताएंगे तो जो नीचे एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण दिया गया है वह भी तुरंत पढ़ना है। सेक्शन 30 का एक्सप्लेनेशन, एक ही अपराध के लिए कैसा विचारण चल रहा हो, संयुक्त विचारण चल रहा हो, ये सबसे पॉइंट महत्वपूर्ण है कि एक ही आपका अपराध के लिए कैसा ट्रायल चल रहा हो। संयुक्त विचारण के लिए सीआरपीसी में जाना पड़ेगा, 218 हम पढ़ेंगे, 219, 220, 221 और 223, इसको हम बताएंगे। अगला देखिए, जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित है, मैंने ट्रायल हो रहा है, तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्कृति को साबित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्तियों में से एक ने, कम से कम एक ने क्या किया है, कन्फेशन किया है, संस्वीकृति की है। उसकी संस्वीकृति ऐसी है कि वह संस्वीकृति उसे स्वयं भी प्रभावित करती है और उसके साथ जिन अन्य व्यक्तियों का ट्रायल चल रहा है वह अन्य व्यक्तियों को भी क्या करती हैं, प्रभावित। यानी कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी क्या करेंगे, ले डूबेंगे। और ऐसी संस्कृति को प्रूफ या न्यायालय में क्या कर दिया गया है, साबित। अभी इतना शब्द हमने पढ़ाया, ऐसी संस्कृति को क्या किया गया है, तो प्रूफ कर दिया गया। अगला शब्द देखिए, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। तो तब ऐसी दशा में न्यायालय क्या कर सकेगा, तो जो व्यक्ति संस्वीकृति किया है, संस्वीकृति किया है उसके विरुद्ध और जिस अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर संस्कृति से क्या पड़ा है, प्रभाव। साक्ष्य में न्यायालय क्या कर सकता है, तो लास्ट लाइन ये है कि न्यायालय क्या कर सकता है, विचार में ले सकेगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये लास्ट लाइन आपका, यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन यही ले सकेगा, यानी कि ले सकता है या ले सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति का एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा। अगर जब भी पूछे तो पहला आपका जो ऑप्शन देखना है वह नीचे वाली लाइन देखना है, न्यायालय क्या कर सकेगा, विचार में ले सकेगा। उसके बाद हम बताएंगे केस सहित, लेकिन पहला ऑप्शन यही बार बार गलत होता है। दे देगा सारवान या सब्सटेंसिव एविडेंस है, दे देगा कि संपोषक या कार्बोरेटिंग नेचर का है,
दे देगा, न्यायालय विचार में ले सकेगा, केवल खंडन किया जा सकता है। 4 ऑप्शन देगा तो क्या मार कराएंगे कि न्यायालय विचार में ले सकेगा। बहुत गलती होती है यहाँ से, लोग सारवान या संपोषक मारते हैं। सारवान संपोषक नहीं, पहली वरीयता किसको देना है, जो बेयर एक्ट की भाषा। अब ध्यान से अब इन्हीं शब्दों को एक एक करके समझना है। देखिए, आपका सह अभियुक्त की संस्वीकृति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की संख्या 1 से अधिक हो, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति है, वह अपना स्वीकार करता है अपराध, तो धारा 30 अप्लाई नहीं होगी। यानी कि व्यक्तियों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए ऑप्शन कैसे बन रहा है वर्तमान में। सह अभियुक्त के लिए व्यक्तियों की संख्या 1 से अधिक होनी चाहिए, कम से कम 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। यहाँ भी जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा मॉडल भरमाऊ बने, तो आपको हमेशा बेयर एक्ट की भाषा को कवर करना है। और बेयर एक्ट की भाषा में क्या लिखा है, 2 की, 3 की, 4 की, 1 से अधिक, 1 से अधिक। अब ये नहीं कि 5 दे दे, 6 दे दे। 1 से अधिक सैकड़ों हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं। अब आइए, जहाँ जहाँ व्यक्तियों की संख्या 1 से अधिक या कम से कम 2 होनी चाहिए कानून में, वहाँ वहाँ कम से कम दिमाग अस्थिर करके एक बार फिर दोहरा दिया जाए। दंगा या एफरे में या दंगा में व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी, 2। दंगा में कितने कम से कम व्यक्ति होने चाहिए, 2। सामान्य आशय या कॉमन इंटेंशन में व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी, 2। तो जहाँ जहाँ कम से कम कितने व्यक्ति हों, 2, कम से कम 2 पॉइंट आईपीसी का बताया गया। यानी कि एक व्यक्ति काम नहीं करेगा, यहाँ व्यक्तियों की संख्या 1 से क्या होनी चाहिए, हर हाल में अधिक। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण। तो पहले एक ही अपराध देखा जाए। सेम ऑफेंस या एक ही अपराध कब कहा जाएगा, तो एक ही अपराध के लिए जो धारा 30 है, इसका एक्सप्लेनेशन बताता है। नीचे एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि एक ही अपराध के अंतर्गत उस अपराध का करना तो आता ही है, उस अपराध का अटेम्प्ट या प्रयत्न करना और उस अपराध का एबेटमेंट या दुष्प्रेरण करना भी आता है। तो एक ही अपराध में क्या शामिल है, वह अपराध करना, उस अपराध का प्रयत्न करना, उस अपराध का दुष्प्रेरण करना, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कर आएंगे, उपर्युक्त सभी। यानी कि जैसे कि ए ने बी को उकसा दिया कि हे बी, तुम सी की हत्या कर दो, तो ऐसी दशा में ए जो उकसाया है और बी जो अपराध किया है, ये दोनों एक ही अपराध माने जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि उसी अपराध को करने वाला और ए क्या उस अपराध का क्या कर रहा है, दुष्प्रेरण, दोनों क्या माने जाएंगे, तो दोनों ये माना जाएगा कि एक ही अपराध किए, अलग अलग नहीं। तो याद रखिए, एक ही अपराध माने 3, जो उसको करता है या जो उसका क्या करता है, प्रयत्न, या जो उसको क्या करता है, दुष्प्रेरित करता है। एक ही अपराध के लिए ज्वाइंट ट्रायल चल रहा हो। अब संयुक्त विचारण कब कहा जाएगा कि चल रहा है, और संयुक्त विचारण कब हो सकता है, दिमाग इस पर लगाना है। ध्यान से देखिए, को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में सह अभियुक्त तभी कहे जाएंगे जब उनका एक ही अपराध के लिए संयुक्त या ज्वाइंट
विचारण या ट्रायल चल रहा हो। यदि संयुक्त विचारण नहीं चल रहा हो तो किसी भी हाल में वे आपका सह अभियुक्त आपस में नहीं कहे जाएंगे। जो आपको पकड़ना है इसी बात पर तुरंत आपका जो 2 इलस्ट्रेशन है तुरंत समाप्त कर देना है, क्योंकि पहले इलस्ट्रेशन में आप देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति थे और उनका क्या चल रहा है, ज्वाइंट ट्रायल। और दूसरे इलस्ट्रेशन में आप देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं लेकिन क्या नहीं हो रहा है, उनका संयुक्त विचारण। अब दोनों दृष्टांत यहाँ तुरंत हमें पढ़ लेना है, ताकि अब समय आ गया है इलस्ट्रेशन का, तब ज्वाइंट ट्रायल हम सीआरपीसी में जाकर डिटेल में बताएंगे। देखिए भाई, आपका क और ख को ग की हत्या के लिए संयुक्ततः विचारित किया जाता है। अब आप बताइए, व्यक्तियों की संख्या एक है कि एक से अधिक? तो कौन कौन व्यक्ति हैं अभियुक्त? ए और बी। अब सी की हत्या के लिए संयुक्त विचारण किया जा रहा है। एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण हो रहा है कि भिन्न भिन्न? किसकी हत्या के लिए? सी का। और विचारण संयुक्त हो रहा है कि भिन्न भिन्न? संयुक्त। तो क्या ए और बी सह अभियुक्त माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? अब इसी में आप पॉइंट पकड़ लिए आपका, यानी कि ए और बी दोनों क्या माने जाएंगे? सह अभियुक्त। और ऐसी दशा में अगर ख क कहता है यानी कि ए कहता है कि ख यानी कि बी और हमने मिलकर सी की हत्या की है, तो ए ने जो कन्फेशन किया है वह बी के विरुद्ध भी अर्थात ख के विरुद्ध भी सुसंगत होगा। और लास्ट लाइन पर भी ध्यान देना है, न्यायालय क्या कर सकता है? साक्ष्य में इस संस्कृति पर विचार कर सकता है। तो विचार बताया जाएगा, उस पर केस दबाएंगे भुवनी साहू का और कश्मीरा सिंह का। और उसके बाद एक तराजू हम बता देंगे जहाँ की आपका वजन नापा जाएगा कि कौन भारी है। तो देखिए, आपका एक एक शब्दों को फिर देखिए, दूसरा दृष्टांत भी निपटा दिया जाए। गौ की हत्या करने के लिए क का विचारण हो रहा है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि गौ की हत्या क और ख द्वारा की गई थी। यह कि ख ने कहा था कि क और मैंने गौ की हत्या की है। रेलेवेंट होगा कि नहीं? न्यायालय सुसंगत मानेगा कि नहीं? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क और ख का आपका धारा 30 में नहीं आएगा मामला। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट बेयर एक्ट में छूटा है दृष्टांत में, ज्वाइंट ट्रायल। यानी कि जो संयुक्त विचारण शब्द है वह शब्द द्वितीय आपका इलस्ट्रेशन में या दूसरे जो उदाहरण है वहाँ गायब है। और सह अभियुक्त के लिए क्या अनिवार्य है कि एक से अधिक व्यक्ति हो, है ही, एक ही अपराध के लिए है ही, लेकिन क्या नहीं चल रहा है दूसरे उदाहरण में? ज्वाइंट ट्रायल। अर्थात ए अगर कहता है कि मैं और बी मिलकर सी को मारा है, तो ए का जो संस्वीकृति है वह बी के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका दोनों अभियुक्तों का आपका क्या नहीं चल रहा है? ज्वाइंट ट्रायल। तो जो यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है भाई, मेंस में भी बना है, प्री में भी, गलत ना हो, दिमाग में ये बैठा लेना है कि पहले दृष्टांत में सुसंगत, दूसरे में विसंगत। बस एक ही लाइन का अंतर है कि पहले दृष्टांत में दोनों का कैसा ट्रायल चल रहा है? ज्वाइंट। और दूसरे में ज्वाइंट ट्रायल नहीं। अब संयुक्त विचारण होता क्या है और संयुक्त विचारण किया जा सकता है कि नहीं, अब इस बिंदु पर आ जाए। आपका पिछली बार 2015 में एपीओ में आपका सेक्शन सीआरपीसी का 218 पूछा भी गया था, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, आपका सेक्शन 218 सीआरपीसी का ये कहता है
कि सामान्य नियम यही है, जनरल रूल यही है कि किसी अभियुक्त ने जो अपराध किया है उस अपराध का जो उस पर चार्ज या इल्जाम या आरोप लगाया जाएगा वह पृथक होगा, अलग होगा और उसका ट्रायल भी अलग किया जाएगा, यानी कि सेपरेट होगा, आरोप भी सेपरेट और सीआरपीसी में बताया जाएगा डिटेल में, और आपका क्या सेपरेट होगा, ट्रायल। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है, इसका एक्सेप्शन है और कुछ धाराओं में इसका अपवाद दिया गया है, जहाँ की एक साथ आरोप लगाकर और कई व्यक्तियों का विचारण ज्वाइंट या एक साथ किया जा सकता है। तो धारा अपवाद की जरूर याद रखिए प्री के लिए कौन कौन है, 219, 220, 221, 223 और उत्तराखंड में तो लगातार ये क्वेश्चन बनता है, कभी दे कौन अपवाद नहीं है ये देगा, तो भाई 219, 20, 21, 22 दे देगा, तो 22 तो है नहीं, गलत हो गया ऑप्शन। 219, 20, 21 आपका 224 दे देगा एक धारा, ये भी गलत है। एक ऑप्शन में देगा 219, 220, 221, 223 और चौथा दे दे इनमें से कोई नहीं। तो सतर्क ये रहना है कि बीच में 222 जो सेक्शन है वह ज्वाइंट ट्रायल का नहीं है, उसको हटा दीजिएगा और तब सेक्शन खोजिएगा। ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा बनता है, लगातार ये क्वेश्चन उत्तराखंड बना रहा है। 4 धारा याद करके जानी है और बीच में कौन धारा एक मिस कर देना है, 222। तो संयुक्त विचारण हमें एविडेंस में नहीं मिलेगा, कहाँ हमने दिखाया, सीआरपीसी में संयुक्त विचारण हो सकता है। अगला देखिए आपका, ऐसे में एक अभियुक्त ने कन्फेशन किया हो, यानी कि 2 अभियुक्त थे और उनमें से कम एक ने कन्फेशन किया हो, अर्थात अपने द्वारा किए गए अपराध को एक्सेप्ट कर लिया हो, स्वीकार कर लिया हो। कन्फेशन शब्द की परिभाषा पीएन स्वामी यानी कि पाकला नारायण स्वामी वर्सेज इम्परर के वाद में ये आपका दी गई थी प्रीवी काउंसिल द्वारा और लॉर्ड एटकिन द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था कि या तो अभियुक्त अपने अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले या कम से कम इतनी बातों को स्वीकार करे जिससे ये क्लियर हो, कोई संदेह नहीं, बल्कि क्या हो, बिल्कुल स्पष्ट हो कि इसी ने ऑफेंस किया है। उसी को हम क्या कहेंगे, संस्वीकृति। तो ऐसी दशा में इसमें से एक ने क्या किया हो, संस्कृति, तो 2 लोग हम बना रहे हैं, कौन कौन सा अभियुक्त, ए बी, ए ने अपराध क्या किया हो, स्वीकार कर लिया। अब आइए, जो ए ने कन्फेशन किया है वह ए को तो प्रभावित कर ही रहा है, उसके साथ जिन अन्य व्यक्तियों का ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है उन पर भी प्रभाव डाल रहा है। अर्थात ए ने यह कह रखा है कि यह अपराध मैंने ही किया, लेकिन मेरे साथ इस अपराध को करने में कौन शामिल था, बी। यानी कि इसका मतलब कि वह कन्फेशन द्वारा वह अपने द्वारा किए गए ऑफेंस को तो स्वीकार ही कर रहा है, लेकिन जो अन्य आपका सह अभियुक्त हैं जिनका ट्रायल उसके साथ चल रहा है वह कन्फेशन उन पर भी इफेक्ट डालता है, उन पर भी प्रभाव डालता है। अब आइए, ऐसा जो कन्फेशन है वो क्या हो चुका हो, प्रूफ हो चुका हो, यानी कि न्यायालय में यह बात साबित कर दी गई है कि हजूर ए ने यह संस्वीकृति की है, बिना साबित किए हुए नहीं, न्यायालय में क्या कर दी गई है, प्रूफ या सिद्ध या साबित या प्रमाणित, बिना प्रमाणित किए। हाँ, तब न्यायालय क्या कर सकता है
तो ऐसी संस्वीकृति को जो अब क्या हो चुकी है साबित, उसे करने वाले मतलब कौन? ए। और जो अन्य अन्य व्यक्ति माने जिस पर इस संस्कृति का क्या पड़ा है प्रभाव, तो किस पर प्रभाव पड़ा है? बी। यानी कि वह संस्कृति ए के विरुद्ध भी सुसंगत होगी और किसके विरुद्ध भी? बी के भी। यानी कि उस संस्कृति को करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी सुसंगत होगी। और दूसरा आपका ये आया कि जिन व्यक्तियों पर इफेक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी क्या होगी वह कन्फेशन? रेलेवेंट या सुसंगत। अब अगला ये, तो न्यायालय सुसंगत होगी तो एविडेंस के रूप में आखिर प्रभाव क्या होगा? न्यायालय ऐसे कन्फेशन को किस रूप में कह सकते हैं प्रयोग करेगा? तो किस रूप में प्रयोग करेगा? न्यायालय करने वाले और जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, इन दोनों के खिलाफ क्या कर सकता है? ऐसी संस्कृति को विचार में ले सकेगा। अब पहला ऑप्शन ये आएगा कि सह अभियुक्त की संस्कृति का एविडेंशियल वैल्यू बताइए। तो बस एक लाइन जानना है कि न्यायालय दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध विचार में क्या करेगा? ले सकेगा। अब विचार में ले सकेगा तो कितना महत्व ऐसी संस्कृति का दिया जाए, अर्थात एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा, साक्ष्यिक मूल्य क्या होगा, इस विषय पर आपका साक्ष्य अधिनियम मौन है और न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जा रहा है कि न्यायालय विचार में ले। अब विचार में ले तो कितना महत्व दे, ये डिसाइड नहीं है, ये बेयर एक्ट में लिखा नहीं है। तो जब कोई बात बेयर एक्ट में स्पष्ट नहीं लिखी रहती तो क्या किया जाता है? तो न्यायालय के निर्णय की ओर ध्यान लगाया जाता है। और दो निर्णय आपको देखना है, एक भुवनी साहू का और दूसरा कश्मीरा सिंह का। देखिए भाई, भुवनी साहू बनाम इम्परर के वाद में प्रीवी काउंसिल ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि सह अभियुक्त की जो संस्कृति होती है एक दुर्बल साक्ष्य होती है। धारा 3 के तहत इसे एविडेंस माना ही नहीं जाता और किसी सह अभियुक्त की संस्कृति के आधार पर दूसरे सह अभियुक्त को सजा नहीं दी जा सकती। यह सर्वप्रथम किस केस में कहा गया? भुवनी साहू। मैंने इसे साक्ष्य माना ही नहीं जाएगा। तो आखिर विचार में ले सकेगा दिया है, इसका महत्व क्या है बताया जाएगा अभी। दूसरा केस आता है जो लीडिंग केस है, इस पर ज़्यादा पूछा जाता है, कश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ आपका मध्य प्रदेश। देखिए इसमें आपको सतर्क रहना है। कश्मीरा सिंह एक सहायक फूड इंस्पेक्टर था और चावल पॉलिश करते हुए पकड़ा गया था। अब ये आया कि भाई चावल पॉलिश का मतलब क्या होता है? तो पॉलिश पहले समझिए, जूता में पॉलिश लगाया जाता है, चप्पल में लगाया जाता है, चेहरे पर लगाया जाता है, हाथ में लगाया जाता है पॉलिश, बातों में पॉलिश लगाया जाता है। सुने कि नहीं? बातों में पॉलिश मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताना, यानी कि एक हाथ का सांप मरा है तो उसको 10 हाथ का बता देना, पॉलिश लगा दिया जाता है। यानी कि कहीं सुनी सुनाई बातों में 2-4 बात क्या करती है? मिला दी जाती है। तो चावल पॉलिश का मतलब ये हुआ कि जो मोटा चावल रहता है मशीन द्वारा उसे पतला बनाया जाता है और 10 रुपया किलो वाला 50 रुपया में बेचा जाता है। थोड़ा बहुत परफ्यूम लगा दीजिए तो और पॉलिश क्या हो जाएगी? सुगंधित, और 100 रुपया में भी आप बेच सकते हैं। यानी कि 10 का माल कितने में बिक गया? 100 में। ये अवैध हैं भाई, वैध नहीं है। ये क्या है? तो सहायक फूड इंस्पेक्टर था, पैसा लेता था और आपका लोग जो मिले हैं
वहां मशीन से चावल पॉलिश करने की इजाज़त देता था। तब तक फूड इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ लिया, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और कश्मीरा आपका नौकरी से निलंबित कर दिया गया। जांच बैठ गई। फिर उसने अपने आपका अधिकारी को चेतावनी दी 2 बार कि इसका मजा मैं तुम्हें चखाऊंगा। और तत्पश्चात आपका 6 माह बाद ऐसे अधिकारी का 6 वर्षीय बालक गायब होता है और उसकी लाश एक कुएं से मिलती है। किससे मिलती है? कुएं से। 4 लोगों पर साजिश द्वारा हत्या का आरोप लगता है। आपका उसमें कश्मीरा और उसका एक कह सकते हैं एक कश्मीरा और दूसरा आपका कह सकते हैं गुरुबचन था, तीसरा प्रतिपाल, चौथा गुरुदयाल। तो चारों नहीं देखना, हमें 2 बस यहाँ याद रखना है। कश्मीरा और गुरुबचन को देखना है। आपका गुरुबचन ने आपका कन्फेशन किया था और ये कहा था कि हजूर मैं भी अपराध किया था, शामिल था और मेरे साथ कश्मीरा भी था, ये भी अपराध में शामिल था। हम लोगों ने हत्या किया और बच्चे की लाश को कहाँ छुपा दिया? कुएं में। अब जो गुरुबचन था आपका कह सकते हैं दोनों को मृत्यु दंड दिया गया। कश्मीरा और गुरुबचन को हाई कोर्ट में आपका मामला गया, हाई कोर्ट में पुष्टि का मामला गया तो आपका कश्मीरा सिंह और गुरुबचन, तो गुरुबचन के मृत्यु दंड को पुष्ट कर दिया गया। वह उच्चतम न्यायालय अपील में नहीं गया, लेकिन कश्मीरा चालाक था और कहाँ पहुँच गया? उच्चतम न्यायालय। कश्मीरा के फांसी दर गुरुबचन को जब अपील नहीं करेंगे, अपील का समय बीत जाएगा तो फांसी पर क्या किया जाएगा? लटका दिया जाएगा। लेकिन कश्मीरा गुरुबचन को इधर फांसी हो गई, कश्मीरा चला गया सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया काफ़ी आपका अच्छा, और उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि किसी सह अभियुक्त की संस्वीकृति मात्र आधार पर किसी दूसरे को सजा नहीं दी जा सकती। यानी कि गुरुबचन द्वारा सह अभियुक्त था की गई संस्कृति पर कश्मीरा को आपका सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि सह अभियुक्त की संस्वीकृति एक दुर्बल साक्ष्य होती है और मात्र इस आधार पर किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा। तो कश्मीरा बाइज्जत हत्या से बरी हो गया। आपका हत्या से क्या हो गया? बरी हो गया। और आपका साक्ष्य मिटाने के लिए सजा 201 के तहत पाया आईपीसी, लेकिन हत्या के लिए नहीं। और इसी समय न्यायालय ने सह अभियुक्त के कन्फेशन का क्या एविडेंशियल वैल्यू होगा उसको बताया। तो क्या बताया भाई? तो क्या बताया उसको एक चार्ट में बना लेना है। पहला तो आए क्वेश्चन तो क्या लेंगे? न्यायालय क्या कर सकता है? विचार में ले सकता है। इस अगर ये ऑप्शन न रहे तो न्यायालय अन्य साक्ष्यों का सपोर्ट कर सकता है, वो मारिए। देखिए आपका न्यायालय ने एक तराजू बनाया और इसी पर अपना मैंने तराजू पर सिद्धांत समझाया। मान लीजिए ये तराजू है और तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सर्वप्रथम ये देखेगा न्यायालय कि क्या जो सह अभियुक्त की संस्वीकृति है अगर उसको निकाल दिया जाए साक्ष्य से, तो क्या अभियुक्त के खिलाफ इतने पर्याप्त साक्ष्य हैं कि उसे सजा दी जा सकती है। तब ऐसी दशा में सह अभियुक्त की संस्कृति का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले से ही अन्य पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर क्या है? मौजूद। पहला नियम, तब कोई मतलब नहीं। दूसरा नियम सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि यदि साक्ष्य तो हैं और पर्याप्त भी हैं, लेकिन जब न्यायालय के मन में हल्का सा क्या उत्पन्न हो गया? संदेह, डाउट हो गया
तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए, उस डाउट को दूर करने के लिए न्यायालय सह अभियुक्त के संस्वीकृति को विचार में ले सकेगा। यानी कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति से सपोर्ट कराकर और न्यायालय के मन में जो क्या था थोड़ा बहुत डाउट, संदेह, उस संदेह को क्या कर सकता है न्यायालय, दूर। लेकिन न्यायालय ये अगर कहे कि केवल सह अभियुक्त के संस्कृति पर दूसरे को सजा दे दें, ये संभव नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका कंपटीशन में पूछे तो पहला वाक्य ये मारेंगे कि न्यायालय क्या कर सकता है, विचार में ले सकता है। अगर ये वाक्य न रहे और अन्य वाक्य दिए रहें तो आपका न्यायालय अन्य साक्ष्यों का इससे क्या करा सकता है, सपोर्ट करा सकता है, समर्थन। लेकिन पहली वरीयता समर्थन को न देकर आप बेयर एक्ट की भाषा को देंगे, कौन सा, कि न्यायालय क्या कर सकता है, विचार में ले सकेगा। और आपका यही न्यायालय ने बताया। इस प्रकार आपका सह अभियुक्त का जो ये था आपका समाप्त हो गया। अब आपका सह अपराधी हमें पढ़ना है, क्योंकि आपका दोनों को एक साथ पढ़ाना है और दोनों में लास्ट में क्या बताना है, अंतर। अब सह अपराधी या एकम्प्लिक्स, आइए पहले अभी देखिए कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए जब भी सह अपराधी पढ़िए, अभी हम इसको पहले उदाहरण बताएंगे। सह अपराधी, जब भी आप एकम्प्लिक्स या सह अपराधी पढ़िए तो पहले तो सेक्शन आपको तोड़ना है कि एक तो सेक्शन एविडेंस का 24 पढ़ना है, फिर एविडेंस का सेक्शन 131 पढ़ना है, फिर आपका 114 का दृष्टांत नंबर बी पढ़ना है, फिर आपका 134 पढ़ना है और 156 का दृष्टांत पढ़ना है। यानी कि पहले तो एविडेंस में कहाँ हम कोरिलेट करेंगे वह देखा जाए सेक्शन, तब सीआरपीसी देखा जाए और तब अन्य बातें देखी जाएगी। देखिए भाई, आपका एविडेंस में जब भी पढ़िएगा एकम्प्लिक्स तो कौन कौन सेक्शन पढ़ना है वह थोड़ा याद करिए। एक तो 24 पढ़ना है, फिर 133 पढ़ना है, फिर आपका 114 का दृष्टांत नंबर कौन सा, बी, फिर आपका कौन सा 134, और एक कौन हम बताएंगे 156। कैसे कोरिलेट हैं बताया जाएगा। सीआरपीसी में भी आपको जाना पड़ेगा, और जब सीआरपीसी पढ़िएगा तो आपका 316 पढ़िएगा, इसके बाद 306, 307, 308। यानी कि सीआरपीसी में कम से कम कितने सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, 4 सेक्शन। कौन कौन, आपका 316, 306, 307 और 308। अब देखिए पहले सह अपराधी के बारे में समझिए। ये सेक्शन तो आपको बाद में काम करेंगे, पहले तो दिमाग में एक बैठाना है। जैसे सह अभियुक्त को आपने बैठाया, सह अभियुक्त के बारे में कि एक से अधिक व्यक्ति हों, संयुक्त ट्रायल चल रहा हो और कितने एक ही अपराध के लिए, तो उन्हें आपस में क्या कहा जाता था, सह अभियुक्त। तो पहले सह अपराधी को जानिए। देखिए सह अपराधी को कहा क्या जाता है, एक हम उदाहरण भी देंगे। आपका ए, बी और सी, इसके बाद 2 उदाहरण हम देंगे जहाँ कि आपका सह अपराधी के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। देखिए आपका सह अपराधी का पहले शाब्दिक अर्थ जाना जाता है। एकम्प्लिक्स का मतलब हुआ आपका ये अपराध में साझीदार या अपराध में भागीदार
या अपराध से जुड़ा हुआ या अपराध में सहयोगी। पहले हिंदी अर्थ जानिए। अपराध में साझीदार, अपराध में पार्टनर, अपराध में भागीदार इत्यादि हम क्या कहते हैं? सह अपराधी। सह अपराधी वे व्यक्ति होते हैं आपका जो लोग आपका साथ में अपराध किए हों, चाहे मुख्य अपराधकर्ता के रूप में चाहे सहायक। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपका कोई अपराध करते हैं या अपराध से जुड़े रहते हैं और उनका इरादा इंटेंशन अपराध करने का होता है, तो उन्हें आपस में सह अपराधी कहा जाता है। यानी कि यहाँ भी व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक रहेगी। ये लोग क्या करेंगे? किसी अपराध में क्या रहेंगे? शामिल, और इनका इरादा उस अपराध को करने का रहेगा। तो अगर ये शर्तें पूरी हो तो ऐसी दशा में इन्हें क्या कहा जाएगा? सह अपराधी। अब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ जहाँ की इरादा था, और एक उदाहरण मैं दूंगा जहाँ की अपराध करने का इरादा नहीं था, भले वह अपराध किया। रिश्वत वाला मामला देखिए, यानी कि भ्रष्टाचार करा दिया जाए। ये एक व्यक्ति है और वह थाने पर जाता है, तो ऐसे और थानेदार को रिश्वत देता है, तो ऐसी दशा में दोनों एक कॉम्प्लेक्स माने जाएंगे, क्योंकि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों क्या हैं? अपराध। तो ये अपराधी माने जाएंगे। अब आइए, एक आदमी FIR कराने गया। थानेदार ने कहा कि 10,000 रुपया घूस दो, यानी कि तब हम तुम्हारा FIR दर्ज करेंगे। वह आदमी पहुंच गया विजिलेंस वालों के पास और कहा कि ये जो दरोगा जी हैं, ये 10,000 FIR के लिए क्या मांग रहे हैं? घूस। विजिलेंस वालों ने अपना नोट दिया 10,000 और उस नोट में पाउडर मिला दिया और कहा कि जाओ तुम घूस दो, हम लोग आसपास रहेंगे। और जैसे ही दरोगा जी क्या करेंगे? हाथ में पैसा लेंगे, हम लोग प्रकट हो जाएंगे और तुरंत दरोगा जी का हाथ किस में घुसाया जाएगा? जार में। और उनका अगर हाथ लाल 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 हो गया, इसका मतलब कि दरोगा जी ने क्या ले लिया? रिश्वत। तो गया और आपका दरोगा जी ले लिए पैसा, तुरंत आपका आ गए अधिकारी, तुरंत जार में या डिब्बे में हाथ लगा रखा गया और लाल लाल हो गया हाथ। तो बताइए, अब ये बताइए, ये जो रिश्वत तो व्यक्ति दिया है, लेकिन क्या ये अपराध करने के आशय से दिया है कि पकड़वाने के? तो क्या इसे सह अपराधी माना जाएगा? नहीं। यही पॉइंट पकड़ना है। इरादा हो तो माना जाएगा और इरादा न हो तो सह अपराधी नहीं माना जाएगा। तमाम फिल्में भी हैं जहाँ की हाथ क्या हो जाता है? लाल। देख सकते हैं, फिल्मों में दिखाई देता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अब इसको समझ लीजिए क्या कहा जाता है। इसको ट्रैप विटनेस कहा जाता है। अब इंग्लिश में आया है UPJPO में। ट्रैप विटनेस, यंत्र साक्षी, पास साक्षी, मुखबिर, फंसाने वाले साक्षी, यंत्र साक्षी। ये जो यंत्र साक्षी या ट्रैप विटनेस होते हैं, इनका इरादा अपराध करने का नहीं होता, बल्कि अपराध को क्या करना? उजागर करना। अतः ये सह अपराधी नहीं माने जाते। अब आइए, आपका इसी में पूछा जाता है वेश्या का, तो वेश्या सह अपराधी हैं, लेकिन दुराचार की शिकार महिला सह अपराधी नहीं है। स्वेच्छा से रिश्वत देंगे तो सह अपराधी, और उत्पीड़नवश रिश्वत देंगे धमकाने के बाद, तो आप सह अपराधी नहीं हैं। तो आगे बताया जाएगा केस सहित।
एक और उदाहरण दूसरा देखे तब आगे बढ़ा जाए। आप इतिहास भी गवाह हैं भाई, इतिहास से भी इसको कवर कर सकते हैं। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि गद्दारों के कारण ही, सह अपराधियों में से किसी की गद्दारी के कारण ही आपका कह सकते हैं कि तमाम क्रांतिकारियों को फांसी हुई। अब तो आपका एक और मामला भी चल रहा है भगत सिंह का, जिसमें कि आपका फिर जिन उभरा है कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई वह फर्जी साक्ष्य के आधार पर दी गई, और जो होस्टाइल हो गया था, पक्षद्रोही हो गया था, यानी कि जो सह अपराधी आपका मिल गया था किससे, सरकार से, वो फर्जी गवाही दे दिया था। तो यानी कि आपका तमाम क्रांतिकारियों में भी है कि जहाँ की ऐसे ही सह अपराधियों के साक्ष्य के आधार पर क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। तो एक अब उदाहरण बनाया जाए तब सही रहेगा। अब लीगल उदाहरण आइए। ए, बी और सी ये तीनों योजना बनाते हैं कि चलो संसद में बम विस्फोट कर देंगे, जैसे भगत सिंह का उदाहरण। अब ऐसी दशा में ये तीनों पकड़े जाते हैं। अब ये बताइए, इन तीनों का इरादा ये था कि हम संसद भवन को क्या करेंगे, बम विस्फोट से उड़ा देंगे। तो ये आपस में सह अपराधी माने जाएंगे। अब दिक्कत ये होती है कि जब सरकार के पास साक्ष्य थोड़ा कमजोर रहता है तो इन्हीं में से एक को सरकार अपने पाले में करती है। तो सरकार ने एक को कहा कि तुम अपने साथियों से गद्दारी कर दो, और यानी कि गद्दारी कर दो, और मैं अब सरकार करेगी क्या, एक को सरकार तोड़ती है और न्यायालय से इसकी जो सजा है पहले माफ कराती है, लेकिन माफ कंडीशन या शर्त लगाकर कराती है कि तो जो तुम साजिश के बारे में या घटना के बारे में जानते हो सब कुछ सत्य सत्य और पूर्ण रूप से बक देना मतलब मुंह से क्या करना, बोल देना। ये लालच में आ जाता है, सरकार धमकाती भी है, वचन भी देती है, उत्प्रेरणा भी करती है, धमकी भी। ये धमकाने में आ गया और आकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया, इसे क्षमादान मिल गया, और ए ने आग उगला, और किसके विरुद्ध आग उगला, बी तथा सी के, यानी कि बी तथा सी के खिलाफ साक्ष्य दिया। अब जैसे ही ए को क्षमादान सरकार दिलवा देगी किससे, न्यायालय से, ए का नाम बदल दीजिएगा। अब ए का नाम इकबाली साक्षी, सजा माफ गवाह, राज साक्षी, सरकारी गवाह। तो कौन अब सरकारी गवाह बन चुका है, ए या राज साक्षी या सजा माफ साक्षी, सजा जिसकी क्या किया गया है, माफ। लेकिन एक शब्द भाई पूछा जाता है, इकबाली साक्षी। तो उर्दू में इकबाली साक्षी, तो कौन इकबाल कर लिया अपने गुनाह को, ए। लेकिन इकबाल तो किया किसने कराया, सरकार ने, और माफी भी दिलवा दी है, कौन, सरकार। लेकिन माफी ऐसे नहीं, किस पर, शर्त पर कि सब कुछ तुम सही सही क्या करोगे। अब तमाम आपका इतिहास गवाह है कि क्रांतिकारियों में ए ने आपका बयान दिया और बी और सी को क्या हो गई, सजा। वह चूंकि समय भी हो गया है आपका, नहीं तो और कल इसको और बताएंगे हम। यानी कि कल आपका सह अपराधी जितनी धाराएं हैं पहले कोरिलेट किया जाएगा उदाहरण बताने के बाद, क्योंकि पुलिस एक्ट भी चलाना है। तो पुलिस एक्ट आज लिखवाया जाएगा भाई, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन 8-10 धाराएं हो गई हैं। तो आज पुलिस एक्ट लिखवा दिया जाए पूरा, तो कल से लेक्चर चलेगा, क्योंकि 8-10 धाराएं